की जाए तो देखिए उनका तो एक अलग रुख यहाँ पे नजर आता है। अब पार्टी की जो बीजेपी की मीटिंग्स होती हैं उसमें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं और कोई बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में कहीं भी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं। बिहार में आपने देखा, उड़ीसा में आपने देखा, यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो इन सब चीजों को कह सकते हैं कि एकजुट करने में पूरी तरह फेल होता है। झारखंड में गठबंधन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार तो बना ली, उपचुनाव घाटशिला का हुआ तो नाराजगी के बीच में भी गठबंधन के साथ इस सीट को जीत लिया गया। लेकिन घाटशिला के बाद झारखंड में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो चुकी हैं और इन 2 सीटों पर होने वाले चुनाव में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत हासिल कर पाएगी या फिर झारखंड में एक बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल जाएगी, जहां कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज है, हेमंत सोरेन के फैसले से नाराज है, जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि वो भी अपनी पार्टी से प्रत्याशी को उतारना चाहती है, गठबंधन के साथ या बिना गठबंधन के, जहां भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन 2 सीटों को आसानी से जीत सकती है, इनमें से एक सीट पर खेल किया जाए। अब कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे तो आ रही है और दावा भी कर दिया गया है कि एक राज्यसभा की सीट के लिए वो भी अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने वाले हैं। आखिरकार वो उम्मीदवार होगा कौन, क्योंकि कई नामों पर मंथन है और इन नामों के बीच में एक नाम बाबूलाल सोरेन का तो दूसरा नाम सीता सोरेन का भी आ रहा है। इसी के साथ साथ बीजेपी में कई और चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन ये 2 नाम बड़े नाम माने जा रहे हैं क्योंकि घाटशिला के उपचुनाव के दौरान ही इन 2 नामों की चर्चा थी और बाबूलाल सोरेन ने तो उपचुनाव लड़ा भी था, लेकिन हार का सामना सोमेश चंद्र सोरेन के आगे करना पड़ा था। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा, बीजेपी किसे उतारेगी और क्या कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हटकर क्या बीजेपी का साथ देगी, कई तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। तमाम सवालों की जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, झारखंड में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, 2 सीटें खाली हैं, इसमें से बहुमत गठबंधन के पास है, झामुमो गठबंधन के पास है, लेकिन क्या लगता है कि इस बीच में जो कांग्रेस पार्टी एक सीट पर दावा कर रही थी कि उनकी पार्टी से भी प्रत्याशी उतारा जाए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों उन्हें एक सीट नहीं देना चाहती, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, क्योंकि झारखंड में अब राजनीतिक तौर पर तमाम सारी जो हलचलें हैं, तमाम सारी जो कह सकते हैं कि रणनीतियां हैं वो यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि 2 लोग राज्यसभा की सीटें हैं। एक सीट जो है वो जेएमएम के खाते की है क्योंकि यहाँ पर शिवसेना के देहांत होने के बाद ये सीट खाली हुई है। दूसरी सीट जो है बीजेपी की तरफ से है, जो दीपक प्रकाश पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भी हैं, उनकी कह सकते हैं समय पूरा होने के साथ में सीट खाली हो रही है। तो ऐसे में दोनों सीटों के ऊपर जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी की कोई संभावना बन सकती है, इसको लेकर तमाम सारे कयास, तमाम सारी चीजें बनती हुई और कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो यहाँ पर सधने की जो शुरुआत है वो होती हुई दिखाई पड़ती है। अगर आंकड़ों पे ही बात करें तो अगर महागठबंधन को देखें तो उसका जो शेप है बड़ा आकार दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक राज्यसभा सीट के लिए कम से कम 28 आपको विधायक चाहिए। ऐसे में अगर महागठबंधन को देखा जाए तो उनके पास में तकरीबन 56 कह सकते हैं कि विधायक हैं। तो जो आंकड़ा है वो उनके पास स्पष्ट रूप से नजर आता है कि दोनों सीटें उनके हक में जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जेएमएम के पास में 34 विधायक हैं। तो ऐसे में एक सीट तो उनके पास स्पष्ट रूप से आ रही है। अब ऐसे में दूसरी जो सीट है उसको लेकर क्या कहानी बनेगी और क्या उस कहानी को लेकर सारे जो कह सकते हैं दल हैं वो सहमत हो पाएंगे। जैसा आपने कहा कि क्या एक सीट जेएमएम के पास रहेगी और एक सीट क्या कांग्रेस पार्टी के साथ में पास में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जेएमएम के बाद महागठबंधन में सबसे बड़ा अगर कोई दल है तो वो कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसे में उनको भी ये ख्वाहिश होगी कि भाई कम से कम एक राज्यसभा की सीट तो उनके खाते में भी आए। तो क्या इसको लेकर बाकी के जो दल है, चाहे वो आरजेडी की बात आप कर लें, चाहे भाजपा की बात आप कर लें, चाहे और कह सकते जो दल हैं इस पूरे गठबंधन के अंदर, उनकी सबकी बात कर लें, तो क्या वो इस बात पर राजी होंगे? और अगर राजी होंगे तो फिर नाम कौन सा होगा? क्योंकि जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो नाम कल्पना सोरेन का है और लगभग उनके नाम पर अब पुष्टि भी होती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये बन जाता है कि अगर चलिए जेएमएम इस बात पर राजी भी हो जाती है कि हमारे पास एक सीट आती है तो हम एक सीट जो है सहयोगी दल को देना चाहते हैं, तो कहीं आवाज जो है आरजेडी की तरफ से बुलंद होती हुई दिखाई ना पड़ जाए, कहीं वो ये ना चाहें कि भाई एक हमारा सदस्य जाना चाहिए। तो अभी अगर मगर के तमाम सारे जो पेच हैं
वो इस पूरी की पूरी कहानी में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, चूंकि बीजेपी की लगातार बात हो रही है कि बीजेपी वहां से भी कह सकते हैं चीजों को क्रिएट कर देती है जहां पर कोई संभावना नजर नहीं आती, और यही बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बाजीगरी अगर सीखनी है तो बीजेपी से आपको सीखनी चाहिए। जहां हरियाणा में कहीं कोई संभावना नहीं थी, वहां पर भी उन्होंने न सिर्फ अपना 1% जिताया, लेकिन दूसरे को जिताने के लिए भी जिस तरह से उन्होंने जी तोड़ कोशिश की और कांग्रेस पार्टी के 4-5 विधायक अपनी तरफ मिला लिए, उससे समझ में आता है कि बीजेपी कहीं भी कुछ भी करती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब अगर बीजेपी के हम आंकड़ों पे गौर करें तो बीजेपी के पास में लगभग 21 विधायक हैं, और साथ में अगर उनके जो बाकी जो दल है उनको मिला दिया जाए तो आंकड़ा 24 पे बन जाता है। तो ऐसे में उनको 4 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो ये 4 सीट क्या आरजेडी हो सकती है, क्या ये 4 सीट जो है जो विधायक है क्या कांग्रेस के हो सकते हैं? तो संभावनाएं कहीं भी बीजेपी के लिए बनी तो रहती सर है। ये भी तो माना जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन जी। दोनों ही सीटों को जीतने के लिए कि ये गठबंधन के पास आए, वो कांग्रेस पार्टी को भी दे सकते थे एक जी। सीट, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव के दौरान प्रदीप कुमार बालमूचु नाराज थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन उन्हें आगे नहीं किया गया था। इसके बाद सब संभाल लिया गया। जी। अब देखिए झारखंड पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा के लिए वो आगे आए, लेकिन उनके नाम पर कोई चर्चा नहीं होती है। इस बीच अंबा प्रसाद कांग्रेस की विधायिका हैं, वो नाराज हो जाती हैं और ये चर्चा है कि वो बीजेपी की तरफ बढ़ सकती हैं। तो आसानी से आप देखिए कि 4 विधायकों को तोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा। इस बीच में आपको क्या लगता है कि बीजेपी किसे यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर उतार सकती है, क्योंकि कई नाम हैं यहाँ? जी, जाहिर बात है। देखिए, और दूसरी बात ये भी है नाज़मीन कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपस में इस तरह का तनाव देखने को मिलता है, मतभेद देखने को मिलते हैं कि जो संभलते नहीं संभल पाते हैं। आप देखेंगे ढेरों एग्जाम्पल इस बात के, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जो आला नेता हैं वो भी साथ में बैठते हैं कि भाई इसको बातचीत के जरिए हल किया जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे उसका जो रिजल्ट है कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल उलट दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो उनके अपने मजबूत लोग होते हैं वो भी दूसरी पार्टियों में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, या एंड वक्त पे पार्टी को धोखा देते हुए नजर आते हैं। हरियाणा में आपने देखा, बिहार में आपने देखा, उड़ीसा में आपने देखा। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो मैनेजमेंट है वो इन सब चीजों को कह सकते हैं कि एकजुट करने में पूरी तरह फेल होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जब हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या एक सीट की संभावना झारखंड में बन सकती है, तो यहाँ पर अभी से आपस में मनमुटाव देखने को मिलता है। आपने सही कहा, राजेश ठाकुर जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं झारखंड से, वो भी कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। अंबा प्रसाद चूंकि पहले विधायक थी, अभी तो खैर वो हार गई चुनाव, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो भी इस दौड़ में अपने आप को शामिल करवाना चाहती हैं। तो कई नाम हैं जहां कांग्रेस पार्टी के तोड़ सकते हैं, जिनके संपर्क में है वो तोड़ सकते हैं। और इरफान अंसारी को लेकर भी बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर जिस तरह से उनके बयान कई बार सामने आते हैं, उनको लेकर भी चर्चा है कि वो भी कोई बड़ा खेल करवा सकते हैं। क्योंकि जब 2021-22 में जब इस बात की चर्चा हुई थी कि यहाँ जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो सकते हैं, उसमें भी सबसे बड़े नाम जो थे वो इरफान अंसारी का ही था। तो अच्छा सर, अब बीजेपी की तरफ से क्या लगता है, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो कल्पना सोरेन को एक सीट पर आगे कर रही है, दूसरी पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन दावा तो कहीं ना कहीं किया जा रहा है बीजेपी सीता सोरेन, क्योंकि वो चुनाव हार जाती हैं, लोकसभा का भी और विधानसभा का चुनाव हार जाती हैं, और विधानसभा और उपचुनाव बाबूलाल सोरेन हार जाते हैं। क्या लगता है इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर बात है चंपई सोरेन का अगर मैं नाम यहाँ पे लूं तो चंपई सोरेन की जो स्थिति है कोई बहुत बेहतर अभी झारखंड में नजर नहीं आती। ऐसा लगता था कि बीजेपी में आने के बाद वो ज्यादा ताकतवर दिखाई पड़ेंगे, ज्यादा उनका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, लेकिन चुनाव होने के बाद आप लगातार देख नाज़मीन की चंपई सोरेन को लेकर कोई बड़ी भूमिका बीजेपी में नहीं बन रही है। उनके बेटे खुद 2 बार चुनाव हार जाते हैं, एक बार जब विधानसभा चुनाव होता है, फिर उपचुनाव में उनको टिकट दिया जाता है, उसमें भी चुनाव वो हार जाते हैं। तो उनकी भी एक पॉलिटिकल तौर पर कोई जमीन बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर चंपई सोरेन शायद इस बात पर जोर दें कि भाई मुझे राज्यसभा भेज दीजिए और मेरे बेटे को जो मेरी सीट खाली होती है वहां से चुनाव लड़ाइए, क्योंकि 2 बार चुनाव हारने के बाद शायद अगली बार बीजेपी उनके बेटे के नाम पर दाव ना लगाना चाहे। तो ऐसे में चंपई सोरेन भी अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं सीता सोरेन की बात की जाए तो देखिए उनका तो एक अलग रुख यहाँ पे नजर आता है। अब पार्टी की जो बीजेपी की मीटिंग्स होती है उसमें बहुत कम दिखाई पड़ती हैं और कोई बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार में कहीं भी वो ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती। तो ये
ये भी संभावना बन रही है कि क्या वो भी एक तरीके से जेएमएम का साथ छोड़ के बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम में जा सकती हैं, और क्या उनको भी एक उम्मीदवार जेएमएम की तरफ से बनाया जा सकता है, ये भी संभावनाएं बन रही, क्योंकि सीता सोरेन सोरेन परिवार से आती हैं, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, और यहाँ उनका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना रहा था, तो क्या वो भी एक नाम जेएमएम की तरफ से हो सकती है। और महत्वपूर्ण बात की बीजेपी की तरफ से कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कई नामों पे चर्चा हो रही है, लेकिन अंतिम नाम वो कौन सा होगा जिस पे बीजेपी मोहर लगाना चाहेगी, क्योंकि हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे में जिस नाम पे दांव लगाया जाएगा उसको भी ये बात खलेगी कि भाई मेरे नाम को आगे तो किया गया है, लेकिन जब बहुमत ही नहीं है तो आखिर में जीत दर्ज कैसे करूंगा। तो हो सकता है कि कोई ऐसा नाम भी निकलकर सामने आ जाए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा इस समय नहीं हो रही है। बिल्कुल, अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 21 विधायक हैं और गठबंधन की बात करें तो 24 विधायक यहाँ पर नजर आते हैं, और इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए एक कार्ड, तो वो है कांग्रेस पार्टी। और कहीं ना कहीं बीजेपी इसी कोशिशों में लगी हुई है कि अगर हमने एक सीट पर दावा कर दिया है तो इसे जीतने के लिए विधायकों की भी जरूरत है, और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में जब खेल देखा गया था, राज्यसभा का चुनाव था और फोन बंद आ रहे थे और खुद विधायक वहां तक नहीं पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के, 1 से 2-3 विधायकों का जिक्र यहाँ पर किया गया था। खेल खेला गया और आरजेडी गठबंधन यहाँ पर चुनाव हार जाता है, बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर जीत मिल जाती है बिहार के अंदर। तो वहीं अब झारखंड के अंदर भी चल रहा है। अब देखना होगा कि नामों पर मंथन तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ जीत के लिए विधायकों की जोड़ तोड़ भी लगी हुई है। देखना होगा कि झारखंड के राज्यसभा चुनाव के दौरान क्या होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।